हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको मुगल साम्राज्य के महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विषय में जानकारी देंगे, जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी रहा। हुमायूं जब निर्वासित जीवन बिता रहा था, उसी दौरान 1542 ईस्वी में अमरकोट की राणा वीर साल के यहाँ हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी, उनसे अकबर का जन्म हुआ। 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट अपने पिता से पुनः हुई, जब हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार किया था। यहीं उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर को सबसे पहले गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया और अपने विश्वसनीय बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया। फरवरी 1556 ईस्वी में जब अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के दमन के लिए सैनिक कार्यवाही में व्यस्त था, उसी समय उसके पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु हो गई। पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलनौर में हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर बैरम खां ने फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का 13 वर्ष की आयु में उसी स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक कराया। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा में पुनः सूरवंशी आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के विषय में, जो नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। हेमू इससे पहले 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और सभी में विजय भी रहा, इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। युद्ध में हेमू की आंख पर तीर लगने से उसकी विजय पराजय में बदल गई और अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बनाया गया। अब बात करते हैं बैरम खां के संरक्षण काल के विषय में, जो 1556 से 1560 ईस्वी तक माना जाता है। बैरम खां फारस के शिष्या संप्रदाय से संबंधित 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां द्वारा शासन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण इस काल को बैरम खां का संरक्षण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय अकबर जो था वो काफ़ी अल्पवयस्क था, यानी कम आयु का था। बैरम खां के संरक्षण में पानीपत की विजय के अतिरिक्त उत्तर भारत की राजनीतिक विजयों का आरंभ भी होता है। उसने ग्वालियर, जौनपुर तथा चुनार को विजित किया। जौनपुर का गवर्नर जमाल को बनाया, जिसने बाद में विद्रोह कर दिया। बैरम खां की ईमानदारी के कारण उसे संरक्षक खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बैरम के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर राज दरबार के भीतर भी उसके विरोध मुखर हो गए। स्वयं अकबर भी अब राज्य के मामलों में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक हो रहा था। फलतः 1560 ईस्वी तक बैरम खां का प्रभाव अत्यंत कम हो गया। 1561 ईस्वी में अकबर के कहने पर बैरम खां मक्का जाने को तैयार हो गया। इसी यात्रा के दौरान पाटन यानी गुजरात में मक्का जाते हुए बैरम खां की हत्या मुबारक खां द्वारा कर दी गई। बैरम की हत्या के बाद अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को गोद ले लिया। आगे चलकर इसे भी खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई, यानी अब्दुल रहीम को भी खाने खाना की उपाधि दी गई। अब बात करते हैं पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के विषय में, जो 1560 से 1564 ईस्वी तक माना जाता है। इन वर्षों में अकबर के निर्णयों में उसके रिश्तेदार व विश्वास पात्र लोगों की विशेष भूमिका थी। इसमें महामंगा, उसका पुत्र आदम खां, जिजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल शिहाबुद्दीन प्रमुख थे। आदम खां एवं महामंगा की मृत्यु के बाद 1564 ईस्वी में ख्वाजा मुअज्जम को दिए गए मृत्यु दंड ने इस गुट का प्रभाव पूर्णतः समाप्त कर दिया। पेटीकोट शासन के अंतर्गत मालवा व गोंडवाना का क्षेत्र जीत लिया गया था। अब बात करते हैं अकबर के राजनीतिक अभियानों के विषय में, जिसमें सर्वप्रथम मालवा अभियान किया गया, जो 1561 या 62 ईस्वी में किया गया। साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा का शासक उस समय बाज बहादुर था। 1561-62 ईस्वी में बाज बहादुर की पराजय हो गई और लूट में अपार संपदा मुगलों के हाथ लगी। रूपमती, जो बाज बहादुर की पत्नी थी, उसने जहर खाकर अपनी सतीत्व की रक्षा की। काफ़ी समय तक बाज बहादुर कई राज्यों में घूमता रहा, किंतु अंततः उसे अकबर का संरक्षण स्वीकारना पड़ा और उसे अकबर द्वारा 2000 का मनसब प्रदान किया गया।
बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में बनाई गई है। अब बात करते हैं आमेर एवं मेड़ता अभियान के विषय में, जो 1562 ईस्वी में किया गया। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर नरेश भारमल या बिहारी मल ने राजपूत शासकों में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया। कालांतर में भारमल के पुत्र भगवान दास को अकबर ने उच्च मनसबदार का पद प्रदान किया। 1562 ईस्वी में मेड़ता के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। मेड़ता पर अधिकार मुगलों का अधिकार होने के बाद जयमल राठौर, जो कि मेड़ता के दुर्ग का संरक्षक था, उसने भागकर मेवाड़ के राजा उदय सिंह के यहाँ शरण ली। बात करते हैं गढ़क टंगा या गोंडवाना अभियान के विषय में, जो 1564 ईस्वी में किया गया। इस राज्य पर दलपत शाह के विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था। गढ़क टंगा पर आसफ खां के नेतृत्व में विजय अभियान शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज़्बेकों का सामना कर रहा था। 1564 ईस्वी में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में अकबर ने इस राज्य को इसी राजवंश के चंद्रशाह को सौंप दिया। अब बात करते हैं मेवाड़ अभियान के विषय में, जो 1567 या 68 ईस्वी किया गया। अकबर के नेतृत्व में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया गया। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से प्रतिरोध जारी रखा। यहाँ मुगलों को कठिन संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि अकबर को जिहाद का नारा देना पड़ा। माना जाता है कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने यहाँ पर निर्दोष जनता के कत्लेआम का निर्देश दिया, जो उसके शासनकाल का एक कलंक माना जाता है। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल व फतेह सिंह की मूर्तियाँ उनकी वीरता की स्मृति में स्थापित करवाईं। अब बात करते हैं रणथंबोर अभियान के विषय में, जो 1569 ईस्वी में किया गया। यहाँ पर सुरजन राय का शासन था। मानसिंह, जो भारमल का पौत्र था, उसको यहाँ समझौते हेतु भेजा गया। सुरजन राय ने अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, किंतु कुछ शर्तों के साथ, जैसे मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, दरबार में सिजदा अर्थात कदम चूमना नहीं करेंगे, दरबार में सशस्त्र प्रवेश की अनुमति दी जाए। तो इन शर्तों के साथ उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अब बात करते हैं कालिंजर अभियान के विषय में, जो 1569 ईस्वी में किया गया। यहाँ बघेल राजा रामचंद्र का शासन था, उसने इसे मुगलों को सौंप दिया। यहाँ मजनू खां को राज्यपाल बनाया गया। मारवाड़, बीकानेर व जैसलमेर का अभियान, जो 1570 ईस्वी में किया गया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, बीकानेर के राजा कल्याणमल, जैसलमेर के राजा हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, किंतु कालांतर में मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने विद्रोह कर दिया, जिस कारण अकबर ने थोड़े समय के लिए मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1570 ईस्वी के अंत तक मेवाड़ के अतिरिक्त अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार न करने वाली 3 रियासतें थीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने गोगुंडा नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराया। महाराणा ने उदयपुर के बाद अपनी राजधानी कुंभलगढ़ स्थानांतरित। ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई, किंतु फिर भी उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां मानसिंह द्वारा व महाराणा की तरफ से सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर, जो कि अफगान था, और भीलों की संयुक्त सेना ने किया। इस युद्ध में भामा शाह का त्याग भी महत्वपूर्ण था। अबुल फजल ने इसे खामनौर का युद्ध कहा। महाराणा प्रताप ने गोगुंडा से हटकर चावड़ को नई राजधानी बनाया तथा यहाँ गौरिल्ला छापामार युद्ध का सफल प्रयोग किया। गौरिल्ला छापामार युद्ध का नेतृत्व सर्वप्रथम महाराणा प्रताप द्वारा किया गया। इसके बाद मलिक अंबर ने और उसके बाद शिवाजी
और शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम गौरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रवीण थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान हुई। इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह शासक बना, जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। बाद में जहांगीर के साथ अमर सिंह ने सशर्त समझौता किया। इस तरह सभी प्रमुख राजपूत रियासतें की अधीनता स्वीकार कर लेती हैं। अब बात करते हैं गुजरात की विजय अभियान के विषय में। 1572 से 73 ईस्वी में किया गया। इस समय गुजरात में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। वहाँ के छोटे छोटे राज्यों के बीच निरंतर आपसी वैमनस्य बना रहता था। गुजरात कृषि हेतु अत्यंत उपजाऊ एवं वहाँ पर अनेक बंदरगाह थे जो व्यापार केंद्रों के रूप में तेजी से विकसित हो रहे थे। अकबर के गुजरात अभियान के समय यहाँ का सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय था। गुजरात पर आक्रमण के लिए अकबर को राजकुमार इत्माद खान ने आमंत्रित किया था। थोड़ी बहुत मेहनत के बाद गुजरात की सारी रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने गुजरात को एक प्रांत के रूप में संगठित कर तथा गुजरात को मिर्जा अजीज कोका के अधीन कर अपनी राजधानी लौट आया। अकबर के वापस जाने के 6 माह के भीतर मिर्जा बंधुओं के अधीन विद्रोही गुट एकत्रित हो गए और उन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध फिर से विद्रोह कर दिया। अकबर ने यह सुनकर तुरंत अहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया। अकबर ने विद्रोह का दमन कर इसे पुनः मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। स्मिथ ने 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। अकबर ने गुजरात में पहली बार कैम्बे या खंबात में समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से भी मुलाकात की। बात करते हैं बिहार व बंगाल के विजय अभियानों के विषय में। हुमायूं की पराजय के बाद से बिहार व बंगाल पर अफगानों का शासन था। 1564 ईस्वी में बिहार के गवर्नर सुलेमान किरानी ने बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया था, किंतु अकबर के शासनकाल में तत्कालीन शासक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित नहीं किया था और अकबर के नाम से ही खुतबा पढ़ता था। 1572 ईस्वी में दाऊद ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अकबर ने मुनीम खां खाने खाना के नेतृत्व में शाही सेना भेजकर पटना और हाजीपुर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और दाऊद गौड़ प्रदेश की ओर भाग गया। दाऊद ने पुनः विद्रोह किया। मुनीम खां के नेतृत्व में तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी में निर्णायक रहा। वह बिहार और बंगाल पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। 1576 ईस्वी में दाऊद मारा गया और गौड़ प्रदेश भी मुगलों के अधीन आ गया। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिमी विजय अभियानों के विषय में, जिसमें काबुल अभियान 1581 ईस्वी में किया गया। काबुल अभियान के समय यहाँ का शासक हकीम मिर्ज़ा था। काबुल विजय के बाद अकबर ने हकीम मिर्ज़ा को हटाकर उसकी बहन बख्तुनीश बेगम को यहाँ का सूबेदार बनाया। अकबर के लौटते ही हकीम मिर्ज़ा पुनः सक्रिय हो उठा। हकीम मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद काबुल को मुगल साम्राज्य में मिलाकर मान सिंह को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया। पुर्तगाली विद्वान मान स्वीट इसी अभियान पर अकबर के साथ गया था। अब बात करते हैं कश्मीर विजय अभियान के विषय में, जो 1585 या 86 ईस्वी में किया गया। राजा भगवान दास एवं कासिम खां के नेतृत्व में यह अभियान किया गया, जिसमें कश्मीर का राजा यूसुफ खां पराजित हुआ और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु बाद में उसके पुत्र याकूब ने विद्रोह कर दिया, जिसे कुचलने के बाद कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कश्मीर के यूसुफजाई कबीले के विद्रोह को दबाने के क्रम में ही बीरबल मारा गया था। हम बात करते हैं थट्टा यानी सिंध की विजय के विषय में, जो 1591 ईस्वी में की गई। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर सिंध विजय तथा बलूचियों का दमन करने का आदेश दिया। अब्दुल रहीम ने सिंध के शासक जानी बेग को पराजित किया, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली तथा थट्टा व सहबान के किले तथा संपूर्ण सिंध पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1595 ईस्वी में काठियावाड़, बलूचिस्तान व मकरान पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। इस प्रकार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वतमाला से अरब सागर तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के अभियानों के विषय में। मुगलों में अकबर प्रथम शासक था, जिसने दक्षिण भारत
का अभियान किया। अकबर के समय दक्षिण भारत में 4 राज्य थे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोरा। अकबर ने 1591 ईस्वी में दक्कन के राज्यों को मुगल सर्वोच्चता स्वीकार करने के लिए दूतों को भेजा। खानदेश के अतिरिक्त किसी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने 1593 ईस्वी में शहजादा मुराद और खाने खाना अब्दुल रहीम के नेतृत्व में पहला दक्षिण अभियान अहमदनगर से शुरू किया। इसी समय अहमदनगर का नेतृत्व शासिका चांद बीबी के पास था। चांद बीबी ने मुगलों की सेना को बराबर की टक्कर दी। अंततः 1596 ईस्वी में संधि में चांद बीबी ने बरार प्रांत मुगलों को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद अहमदनगर ने संधि के नियमों का उल्लंघन किया तो अकबर ने पुनः खाने खाना व मुराद को भेजा, किंतु दोनों में खाने खाना और मुराद में मतभेद होने के कारण खाने खाना की जगह अबुल फजल को भेजा गया। अधिक मद्यपान के कारण मुराद की मृत्यु हो गई। तब अकबर ने दानियाल को खान खाना के साथ अभियान पर भेजा। बाद में स्वयं अकबर ने अबुल फजल के साथ कूच किया। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ व आसपास के क्षेत्रों को मुगल सेनाओं ने विजित किया। असीरगढ़ उस समय विश्व के दुर्भेद किलों में से एक था। माना जाता है अकबर ने उसे सोने की चाबी से खोला था। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार की व शाहजादा दानियाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह की पेशकश की। अंततः मुगल साम्राज्य में असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर व बरार को शामिल कर लिया गया। दक्षिण भारत की विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की पदवी धारण की। अब बात करते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। प्रशासनिक क्षेत्र में अकबर ने दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया, जो मध्य एशियाई मूल्यों से प्रेरित थी। मनसबदारी व्यवस्था के विषय में हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप इतना समझ लीजिए कि मनसबदारी व्यवस्था जो थी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसब जो है वो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या फिर रैंक। तो मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों और सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य व असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग होती थी, जिससे उनके पद, स्थिति और वेतन का निर्धारण किया जाता था। ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी, यानी 10 से 5000 तक का मनसब दिया जाता था और जो उससे ऊपर के मनसब होते थे जैसे 60,000, 70,000 वो राजकीय लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अमीर वर्ग यानी जो सुल्तान के बाद प्रशासन संभालता था उसे अमीर कहा जाता था। तो अमीर वर्ग और सैनिक वर्ग और सिविल यानी दीवान जो राजस्व एकत्रित करते थे, इन तीनों प्रकार के पदों के दायित्वों का एकीकरण कर दिया गया, यानी अब मनसबदार को ही ये सारे दायित्व संभालने होते थे। 1577 ईस्वी में इसे एकल प्रणाली के रूप में आरंभ किया गया, किंतु 1592 ईस्वी में इसे जात और सवार के रूप में वर्गीकरण किया गया, जिसमें जात मनसबदार की हैसियत व सवार घुड़सवार की संख्या को निर्देशित करता था। मनसबदार की हैसियत यानी पद और सवार जो था वो घुड़सवारों की संख्या को निर्देशित करता था। मनसब के द्वारा अकबर ने सरकारी पदों का एकीकरण कर दिया और इसमें सैनिक, सामंत, नागरिक, सेवक सभी को एक सूत्र में स्थापित कर दिया। अबुल फजल ने आईन अकबरी में मनसब की 66 वर्गों का उल्लेख किया है। बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के विषय में, जो सुलह एक कुल की नीति पर आधारित थी, जो सार्वभौमिक सहिष्णुता या सार्वभौमिक समन्वय की बात करता है। अकबर ने यह सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ से प्राप्त किया था। बाबर व हुमायूं के राजत्व में उदारता का पक्ष, भक्ति व सूफी समन्वयी समाज और बैरम खां जैसे शिया का सानिध्य ने अकबर को प्रारंभ से ही कट्टरता से दूर रखा। इसलिए 1562 ईस्वी में जब अकबर शासक बना तो उसने कुछ ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जो उसकी सामाजिक धार्मिक उदारता का प्रमाण देते हैं। जैसे 1562 ईस्वी में उसने युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दी। 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ कर समाप्त कर दिया और 1564 ईस्वी में उसने जजिया पर रोक लगा दी। हमने आपको पहले बताया था कि जजिया कर धार्मिक कर भी माना जाता है, लेकिन जो जजिया कर है वो हिंदुओं से वसूला जाता था संरक्षित प्रजा की हैसियत से। अकबर का झुकाव सूफी मत की ओर अधिक था। उसकी चाहत धार्मिक सत्य की खोज करना था। इसके लिए अकबर ने कुछ धारणाएं प्रस्तुत की। प्रथम है इबादत खाने की स्थापना।
जो 1575 ईस्वी में की गई। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कर प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन किया गया। प्रारंभ में अकबर ने सिर्फ सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चा हेतु आमंत्रित किया, किंतु उनके बीच विवादों ने अकबर को असंतुष्ट कर दिया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में है, अतः इसके सार को समझने के लिए हमें सभी धर्मों के पक्षों को जानना होगा। प्रारंभ में अकबर शेख अब्दुल नबी का परम भक्त था। अकबर ने उनकी चरण पादुका अपने सिर पर उठा ली थी। अब अकबर ने विभिन्न धर्म के गुरुओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हिंदू, पारसी, ईसाई, पुर्तगाली और जैन धर्म के गुरुओं को उसने चर्चा हेतु आमंत्रित किया। हिंदू धर्म में देवी तथा पुरुषोत्तम को उसने आमंत्रित किया। पारसी में मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा को अकबर ने आमंत्रित किया। अकबर ने मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से ही सूर्य नमस्कार सीखा था। ईसाई पुर्तगालियों में इका विवाह और मांसरेट शामिल थी। जैनों में हरि विजय सूरी, जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। चिनचंद्र सूरी, जिसे अकबर द्वारा 200 बीघा भूमि का अनुदान किया गया और उसे युग प्रधान की उपाधि दी। इसके अलावा शांति चंद्र व विजय सेन सूरी भी इबादत खाने में आते थे। अकबर ने इसी दौरान पुर्तगालियों और ईसाइयों को लाहौर और आगरा में चर्च बनवाने की अनुमति प्रदान की थी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। इसके अनुसार यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद की स्थिति बनती है तो उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा, किंतु इसके द्वारा शासक को कुरान की व्याख्या का अधिकार नहीं दिया गया। इस घोषणा के द्वारा अकबर सर्वाधिक विवेकशील प्राणी इंसान कामिल बनना चाहता था। अकबर ने स्वयं को अमीर उल मोमिनीन कहा। वह 1258 के बाद प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने यह पदवी धारण की। सामान्यतः यह पदवी जो थी वो खलीफाओं के द्वारा धारण की जाती थी। इस घोषणा के बाद उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित किया। सीकरी की जामा मस्जिद में उसने स्वयं खुतबा पढ़ा, जो एक क्रांतिकारी कदम था। महजर का मसौदा या प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था और सबसे पहले अकबर को इसके लिए प्रोत्साहित किया था। शेख मुबारक फैजी व अबुल फजल के पिता थे। सर का अर्थ होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, कि जब किसी धार्मिक विषय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें अकबर का फैसला जो है वो सर्वोपरि माना जाएगा। तो इस पर तत्कालीन धार्मिक विद्वानों अकदून उल मुल्क, काजी जलालुद्दीन मुल्तानी और शेख मुबारक ने भी हस्ताक्षर कर दिए। अब बात करते हैं दीन इलाही के विषय में, जो 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा लागू किया गया। बदायूनी और अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा। सामान्यतः इसका अर्थ एकेश्वरवाद से लिया जाता है। बदायूनी के अनुसार काबुल 1581 ईस्वी के अभियान के बाद अकबर एक नए धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करता है, इसलिए बदायूनी ने अकबर को यहाँ काफिर कहा है। इसी समय पूर्वी क्षेत्र यानी बंगाल, बिहार में भी बगावत होती है और इसी समय जौनपुर के काजी मुल्ला अहमद यादजी ने अकबर के विरुद्ध एक फतवा जारी कर दिया था। दीन इलाही वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में थी, जिससे एक सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सकता था और यह सभी धर्मों के लिए खुला था। इसकी कोई विशिष्ट कर्मकांडीय पद्धति नहीं थी, यह कोई ग्रंथ था और ना ही कि कोई पुरोहित वर्ग इसमें शामिल था, अतः इसे कोई नया धर्म नहीं माना जा सकता। सिर्फ ये एक आचार संहिता थी जो सबके सार्वभौमिक समन्वय के लिए अकबर ने लागू की थी। इसकी प्रक्रिया अबुल फजल इस व्यवस्था में प्रधान पुरोहित के रूप में थे, जो इसे स्वीकारने वाले इच्छुक व्यक्ति को सम्राट के पास ले जाते थे। सम्राट उसे पगड़ी पहनाकर दीक्षा का प्रतीक चिन्ह, शस्त्र शबह प्रदान करता था, जिस पर अल्लाहू अकबर अंकित होता था। अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर एवं जल्ली जल्लाहू का संबोधन किया जाता था। दीक्षा केवल रविवार के दिन ही दी जाती थी। इसके कुछ नियम भी थे। इसे स्वीकारने के बाद व्यक्ति कुछ सामाजिक नैतिक दायित्वों से बन जाता था, जैसे विशेष अवसरों पर सार्वजनिक भोजों का आयोजन करना, मांसाहार निषेध करना, कम उम्र की कन्याओं तथा वृद्ध स्त्रियों से विवाह की मनाही, मछुआरे और शिकारी आदि के बर्तनों का इस्तेमाल न करना आदि। हिंदू प्रमुख व्यक्तियों में से सिर्फ बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। यहाँ तक कि टोडरमल और मानसिंह
सिंह जैसे विश्वसनीय अमीरों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। स्मिथ इसे अकबर की मूर्खता का स्मारक तथा उसकी साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहता है। हिंदू और मुसलमानों दोनों में इसकी आलोचना की गई। अकबर ने कई ईसाई, पारसी, जैन व हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को अपनाया, जैसे हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना, तिलक लगाना, झरोखा दर्शन आदि। 1583 ईस्वी में अकबर ने हिजरी संवत की जगह एक नए संवत इलाही संवत को अपनाया। बयाजीद अंसारी नामक व्यक्ति ने इसके शासनकाल में खुद को पैगंबर घोषित कर दिया। हम बात करते हैं अकबर के वित्तीय सुधार, जिनमें मुद्रा प्रणाली के विषय में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। 1577 ईस्वी में अकबर ने टकसाल गृहों में सुधार किया और दिल्ली के टकसाल का दरोगा अब्दुल सिराजी को बना दिया। सूबों में टकसाल के प्रमुख को चौधरी कहा गया, जिसका कालांतर में सभी सूबों के टकसालों को अब्दुल सम्मद के निरीक्षण में कर दिया। सिक्कों के प्रकार में अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के, जिन पर राम सिया उत्कीर्ण रहता था, चलाए। अकबर ने भी शेरशाह की मुद्रा प्रणाली के अनुरूप चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। शेरशाह का 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था, जबकि अकबर का 1 चांदी का रुपया 40 दाम के बराबर होता था। अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए, जिसमें सबसे प्रचलित इलाही था। 1 इलाही 10 रुपये के बराबर होता था। सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का संसब था, जो 100 तोले से भी ज़्यादा भारी होता था। अकबर ने 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें वृत्ताकार सिक्का इलाही और चौकोर या आयताकार सिक्का जलाली के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के विषय में। अकबर ने शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था जब्ती को और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा आईन दहशाला की अवधारणा को 1580 ईस्वी में अमल में लाया। अकबर ने 2 प्रकार से भूमि का वर्गीकरण किया। पहली उच्च, मध्य व निम्न प्रकार की भूमि, दूसरी उत्पादन व बुवाई की निरंतरता के आधार पर। उत्पादन व बुवाई की निरंतरता के आधार पर वर्गीकरण में 4 प्रकार की भूमियों का उल्लेख था। पहली पोलस, दूसरी परती, तीसरी चाचर, चौथी बंजर। पोलस भूमि वो होती थी जिस पर प्रति वर्ष बुआई की जाती थी। परती भूमि जिस पोलस भूमि पर बुआई ना हुई हो, यानी 1 या 2 वर्ष के लिए जिस भूमि पर बुआई ना की गई हो, उसे परती भूमि कहा जाता था। चाचर भूमि यानी जिस पर 3 या 4 वर्षों तक बुआई ना हुई हो, ऐसी भूमि को कहा जाता था। और बंजर भूमि उसे कहा जाता था जहाँ 5 वर्षों से अधिक समय तक बुआई ना की गई हो। बंजर भूमि पर रियायती दर पर कर लगाया जाता था। अकबर ने शेर शाह की जब्ती व रैयतवाड़ी व्यवस्था का ही पालन किया। बाद में इसमें व्यापक सुधार किए गए। सर्वप्रथम 1570 या 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां और टोडरमल को अपनी भू राजस्व व्यवस्था से जोड़ा। 1573 ईस्वी में संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका दायित्व अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूलना था। करोड़ी को आमिल या अमल गुजार के नाम से भी जाना जाता था। 1580 ईस्वी में दहशाला प्रणाली लागू की, जिसमें स्थानीय कीमतों, उत्पादन और उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया। उस 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया गया। कालांतर में स्थानीय कीमतों को आधार बनाकर नगद रूप से विभिन्न फसलों की मूल्य सूची बनाई गई, जिसे दस्तूर-ए-अमल कहा गया। स्थानीय कीमतों के कारण इससे गांव के लोगों को लाभ पहुंचा। भू राजस्व नगद व अनाज दोनों में स्वीकार्य था, किंतु अकबर की रुचि नगद वसूली में अधिक थी। 1586 से 87 ईस्वी में अकबर ने गज-ए-सिकंदरी की जगह गज-ए-इलाही, जो 41 अंगुल होती थी, उसे अपनाया। वह भूमि के मापन के लिए लोहे के छल्लों से जुड़े बांस या तनब का प्रयोग किया गया, जो शेरशाह के सन की रस्सी से मापन की तुलना में अधिक शुद्ध थी। शेरशाह द्वारा जारी पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था को जारी रखा गया, जिसमें राज्य का सीधा संपर्क किसानों से हुआ। इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंश मौजूद थे। किसानों के लिए अग्रिम ऋण की व्यवस्था की गई, जिसे तकावी ऋण कहा गया। आपदा के समय कर की दरों में समायोजन की व्यवस्था की गई, ताकि किसानों पर ज़्यादा जोर ना पड़े। इसके अतिरिक्त भू राजस्व में गल्ला बख्शी या बटाई, जो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित होता था, प्रचलित था। नक्श या कनकूत, इसमें मापन के बाद अनुमान को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया जाता था। औरंगजेब के समय यह सबसे प्रचलित
प्रणाली बन गई। अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या पद्धति भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। अकबर के शासनकाल में कृषकों का 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया, जिसमें खुदकाश्त, पाही काश्त और मुजारियान प्रमुख थी। खुदकाश्त वे किसान होते थे जो अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे। इन्हें मालिक की ज़मीन कहा जाता था, यानी इन्हें भूस्वामी माना गया। पाही काश्त जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे, इनके पास भूस्वामित्व का अधिकार नहीं था। मुजारियान जो किसान अपनी भूमि पर खेती करने के अतिरिक्त, यानी इनके पास कम ज़मीन होती थी, ये अपनी भूमि पर खेती करने के अतिरिक्त खुदकाश्त किसानों से किराए पर ज़मीन लेकर उस पर भी खेती करते थे। इन्हें मुजारा कृषक भी कहा जाता था। नाबूद प्रथा आईन दहशाला व्यवस्था में नाबूद विशिष्ट था। इसके तहत कोई भी किसान अपनी ज़मीन का अधिकतम 12.5% भाग बगैर कृषि के रख सकता था। इस भाग पर सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगी। अकबर ने बंजर भूमि पर उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया। शाहजहां के शासनकाल में दहशाला प्रथा में विचलन होता है। इसमें 2 परिवर्तन किए गए। एक तो नाबूद प्रथा का त्याग कर दिया गया, दूसरा शाहजहां ने इजारेदारी और ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। शाहजहां के शासनकाल में ही मुर्शीद कुली खान ने कृषि विकास के लिए दहशाला व्यवस्था को अपनाया, इसलिए उसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। अब बात करते हैं अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों के विषय में। ये ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो अकबर के सबसे करीबी थे और उसके शासन प्रशासन में उसका सहयोग करते थे। सबसे पहले है बीरबल, जिसका जन्म कालपी में ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन का नाम इनका महेश दास था। बीरबल कुशल वक्ता, कहानीकार और कवि था। दूसरा है अबुल फजल, जिसने आईन अकबरी या अकबरनामा की रचना की। तीसरा टोडरमल, जिसने भूमि संबंधी सुधार कार्य किए और इसे गुजरात का दीवान बनाया गया। चौथा तानसेन, यह संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इसका असली नाम रामतनु पांडेय था। इसकी प्रमुख गायन कृतियां हैं मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार इत्यादि। मानसिंह आमेर राजा भारमल का पौत्र था। मुगल साम्राज्य के विस्तार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था, जिसे गुजरात विजय के बाद अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम ने किया। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था, राजकवि के पद पर आसीन था और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। मुल्ला दो प्याजा, यह अकबर के सलाहकार थे। हकीम हुकाम, यह रसोई घर का प्रधान था। साथ ही लिपि पहचानने व कविता समझने में अपने समय का एक विशेषज्ञ था। लेन पुल के अनुसार अकबर भारत की बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं व्यवस्थापक माना जाता है। भले ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, किंतु इसका वास्तविक संस्थापक अकबर को ही माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।